उसी का ही पढ़ेंगे, उसी का ही जो आगे जो चल रहा था ना, वो एंड में छोड़ा था तीसरी सिटिंग में, कि 13 दिसंबर को तीसरी सिटिंग में जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करा था, उससे आगे से पढ़ेंगे। पहले एक बार तीनों सिटिंग का देख लेते हैं। तीनों सिटिंग, सबसे पहली सिटिंग हुई 9 दिसंबर को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब दूसरी सीटिंग हुई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को दूसरी सीटिंग हुई तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया बी.एन. राव को। बी.एन. राव ने ही बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा था, स्टार्ट करा था बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रिपेयर भी करा था। वो बर्मा जिसको आज के टाइम पर अपन म्यांमार बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तीसरी सिटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश करी थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तीसरी सिटिंग कब हुई? 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करा, और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया। अब पास होने के बाद में इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या, सॉरी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बोला गया कि आपको एस्टेब्लिश करना है स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र राज्य। संप्रभु सोवर्ण, सोवर्ण का मतलब क्या है? सोवर्ण का मतलब ये है वो राज्य जो कि अपने डिसीजन खुद लेते हो, किसी और राज्य पे, किसी और स्टेट पे वो डिपेंड नहीं हो, उसको बोलते हैं सोवर्ण कंट्री, सोवर्ण स्टेट। अब स्वतंत्र संप्रभु और गणतंत्र राज्य, गणतंत्र राज्य वो होता है जिसमें वहाँ का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द यूनियन जो है, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वो हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे चुनाव होने चाहिए, चुनाव से वहाँ का जो हेड है वो चुना जाना चाहिए। तो एस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंट सोवर्ण इंडियन रिपब्लिक, और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में? एस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंट सोवर्ण इंडियन रिपब्लिक को, और उसी के लिए ही क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो ऐसे कुछ ना कुछ तो स्टेट होंगे जो कि इसके अंडर में आएंगे। कोई टेरिटरी है कौन कौन सी अंडर में आनी चाहिए? तो प्रावधान ये हुआ कि कौन कौन सी टेरिटरी इसमें आनी चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया, वो इंडिया जिसपे ब्रिटिशर्स का राज हो, वो ऑब्जेक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, उसमें जो फॉलोइंग टेरिटरीज होगी उसमें सबसे पहला है ब्रिटिश इंडिया। दूसरे है इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट कौन से? जो कि राजाओं के पास में थे, प्रिंसली स्टेट। कौन से? इंडियन प्रिंसली स्टेट। पहले ब्रिटिश इंडिया, दूसरा इंडियन प्रिंसली स्टेट, और तीसरे अदर इंडियन स्टेट जो कि पुर्तगालियों के पास में, फ्रेंच के पास में, अपने ब्रिटिशर्स के पास में जो जो है, जैसे पुर्तगालियों के पास में गोवा था, फ्रेंच के पास में जो पौंडीचेरी, ये अदर स्टेट में आए। एक वो स्टेट जो कि इंडियन स्टेट नहीं है फिर भी अपने मन से यहाँ पे जुड़ना चाहेगा, तो वो भी फॉलोइंग टेरिटरी का पार्ट होगा। मतलब जैसे इंडियन स्टेट कोई नहीं है, इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता, लेकिन वो भी इंडिया में ज्वाइन होना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तब फॉलोइंग टेरिटरी में वो भी ज्वाइन होना चाहेगा, वॉलेंट्री, परमानेंटली वॉलेंट्री, अपने इच्छा अनुसार वो ज्वाइन होएगा, तो वो भी हो सकता है। तो ये सब आते हैं किसमें? टेरिटरीज में। टेरिटरीज में ये पार्ट है, क्या है? ब्रिटिश इंडिया होना चाहिए, इंडियन प्रिंसली स्टेट पार्ट है, अदर स्टेट्स में गोवा पौंडीचेरी, और वो स्टेट जो कि वॉलेंट्री जुड़ना चाहते हैं, इंडियन स्टेट नहीं है फिर भी इंडिया में जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब बात आई कि भाई स्टेट को, तीसरा पॉइंट है स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी करी जाए। ऑटोनॉमी मतलब कि स्टेट को
इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, स्टेट को इंडिपेंडेंट बना दो, पावर्स स्टेट की जो है वो स्टेट को दे दो, सेंट्रल की पावर है वो सेंट्रल को दे दो, और बाकी जो रेजिडुअरी पावर जो बचेगी वो भी स्टेट को ही देनी चाहिए। लेकिन ये प्रोविजन जो था स्टेट को रेजिडुअल पावर देनी चाहिए, ये लागू नहीं हुआ था। आज के टाइम पे भी रेजिडुअरी पावर जो है वो सेंट्रल के पास में है, मोदी सरकार के पास में है। जितनी भी रेजिडुअरी पावर है वो सब मोदी सरकार के पास में है। तो स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी, रेजिडुअरी पावर देनी चाहिए स्टेट को, लेकिन नहीं दी। सिर्फ एक चीज ये नहीं करी थी, रेजिडुअरी पावर ही नहीं दी थी बस, बाकी सारे काम कर दिए थे। और बोला कि अथॉरिटी जो है वो इंडिया में जितने भी अथॉरिटी है, जितनी भी पावर है, वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, पब्लिक पे। मतलब पब्लिक वोट करेंगे जितनी भी अथॉरिटी होगी उसके लिए, पावर्स के लिए, कि भाई आज नरेंद्र मोदी सरकार है, उनको पावर किसने दी है, उनके पास पावर किसने दी है, उनको पावर, ये उनको पावर पब्लिक ने दी है, पब्लिक ने वोट कराया तब जाके उनके पास इतनी पावर आई है। आज भजन लाल शर्मा की सरकार है, इनको पावर किसने दी है, इनको पावर पब्लिक ने दी है, पब्लिक ने वोट करी है और इनको चुना गया है। तो इसी तरीके से मोदी सरकार जो है इनको भी पावर पब्लिक ने दी है। तो जितनी भी अथॉरिटी है और जितनी भी पावर से वो वेस्ट किसके अंदर होनी चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, पब्लिक के ऊपर। वन लाइनर बोला जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। अब बात आती है, चौथा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हो गया अपना एस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंस ओवर इंडियन रिपब्लिक, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कुछ टेरिटरी इसके अंडर में होनी चाहिए, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट, अदर स्टेट गोवा और पौंडीचेरी, अदर टेरिटरी जो कि अपने मन से जुड़ना चाहती है वो स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दो। रेजिडुअरी पावर है वो स्टेट को दे दो, लेकिन नहीं दी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। अथॉरिटीज जो है वो पावर है वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, पब्लिक के ऊपर होनी चाहिए, इसी को डेमोक्रेसी बोल दिया। अब इंडियन सिटीजन्स को कुछ न्याय प्रोवाइड करा, जैसे जस्टिस प्रोवाइड करा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। सोशल कैसे, किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक कैसे, जितने भी नीड्स है एक आदमी की उसको उसके हिसाब से देनी चाहिए, किसी के ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए कि भाई तू ऐसा है तेरे को ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, तू गरीब है तेरे को ये नहीं मिलेगा, तू अमीर है तेरे को ये नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको वो जो मन में बोले उसका अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम दी, थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, और इसमें एक चीज ऐड होगी यूनियन बनाने के लिए। मतलब वो जो चाहे वो सोच सकता है, जिसके ऊपर भी बिलीव करना चाहे कर सकता है, किसी की भी पूजा करना चाहे वो कर सकता है, कैसा ही किसी को भी देख के कैसा ही एक्सप्रेशन बनाए वो बना सकता है, किसी के ऊपर भी फेथ रख सकता है कि मैं इस भगवान को ज़्यादा मानता हूँ तो मेरा फेथ इस भगवान के ऊपर है, मैं इस इंसान को ज़्यादा मानता हूँ तो मेरा फेथ है इसके ऊपर, तो ये चीज़ वो कर सकता है। एक चीज़ और ऐड कर दी, यूनियन बना सकता है, संघ बना सकता है। संघ क्या मतलब, कि इसका मतलब ये है कि वो जो चाहे वैसा काम कर सकता है, वो चाहे बिजनेस खोल सकता है, उसका मन है पढ़ाई करने का तो वो पढ़ सकता है, उसका मन है बिजनेस खोलने का बिजनेस खोल सकता है, उसका मन है ठेला लगाने का सब्जी बेचने का तो वो ठेला लगा के सब्जी भी बेच सकता है। इक्वेलिटी प्रोवाइड करी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और बिफोर लो। स्टेटस, आज मैं हूँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो आपका और मेरा स्टेटस एक सेम ही है, बस इतना अंतर है, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं टीचर, आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट, मजाक। तो ये है स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और बिफोर लो। अपॉर्चुनिटी, सबको एक तरीके से ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज किसी को पढ़ाई में अपॉर्चुनिटी की, भाई नौकरी में, पढ़ने में, किसी भी चीज़ को लेके कहीं पर भी कुछ भी लेने जाओ उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में, और इक्वलिटी बिफोर लॉ। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट याद हो गए। पहला, इंडिपेंडेंट सोवर इंडियन रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है।
फॉलोइंग टेरिटरीज में इसके अंडर में आनी चाहिए। ब्रिटिश इंडिया पार्ट है, प्रिंसली स्टेट पार्ट है, गोवा पौंडीचेरी जो कि अदर स्टेट में, जो कि गोवा था पोर्चुगीज के पास में, पौंडीचेरी था फ्रेंच के पास में। वो टेरिटरी जो कि अपने हिसाब से अपने मन से जुड़ना चाहती है वो आ सकती है। स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, रेजिडेंसी पावर है वो भी स्टेट को देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी थी। जितनी भी अथॉरिटीज, जितनी भी पावर है वो डिपेंड होनी चाहिए पब्लिक के ऊपर। इसी चीज को अपन डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडियन सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड हुई है, फ्रीडम प्रोवाइड हुई है, इक्वालिटी प्रोवाइड हुई है। जस्टिस जो हुआ है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फेथ जो हुआ है, फ्रीडम जो प्रोवाइड हुआ है, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, वर्शिप, यूनियन एक्ट, इसके ऊपर हुआ है। इक्वालिटी प्रोवाइड हुई, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। 5 पॉइंट पूरे याद हो गए। स्पेशल सेफ गार्ड मिलने चाहिए, विशेष उपाय कराने चाहिए। किस किस के लिए? माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, और सोशली एंड एजुकेशनली डिप्राइव्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल सेफ गार्ड होने चाहिए। अब छठा पॉइंट हो गया, स्पेशल सेफ गार्ड होने चाहिए माइनॉरिटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली डिप्राइव्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब अपन को इंडिया का जो भूभाग है, इंडिया का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे अपन को कंट्रोल प्रोवाइड करना है। अपन को सोवरेन इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है। अपने इंडियन बाउंड्री पे अपन को डट के खड़ा रहना है, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, चाहे आसमान हो। वहां पे अपन, ये जगह अपनी है और अपन को इसकी रक्षा करनी है, तो अपन को ये प्रोटेक्ट और मेंटेन करनी है इंटीग्रिटी। किसकी? लैंड, सी और स्पेस पे, जल पे, थल पे और आकाश पे अपन को अपना अधिकार करना है। अपन को अपना सोवर्निटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है लैंड, सी और स्पेस पे। याद हुआ 7वां पॉइंट कि अपन को मेंटेन करनी है इंटीग्रिटी लैंड, सी और स्पेस पे। लैंड पे कैसे? लैंड पे आर्मी रखनी है, सी में अपनी नेवी होगी, और अपने इस पे आसमान में अपना वायु हो गया। हाँ, आसमान में अपने एयरफोर्स हो गई, नेवी पानी में हो गई, और लैंड आर्मी जो होगी अपने, वो अपने लैंड पे हो गई। तो इस जगह की अपन को रक्षा करनी है, अपन को यहाँ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। ये अपना अधिकार है, अपना ही है, इंडिया अपना है और मेरा भारत महान है। एंशियंट टाइम से ही, 8वां पॉइंट है, एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है यूनिक आइडेंटिटी रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसीलिए यूनिक आइडेंटिटी कैसे रखता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है। वो चीज़ अपन को मेंटेन करके रखनी है, और आज भी अपन को इंडिया को सोने की चिड़िया ही बनाना है। लेकिन बन पाया है या नहीं बन पाया? अफ्रीका द्वीप में जितने गरीब आदमी नहीं है, उतने गरीब आदमी सिर्फ यूपी में, बिहार में, एमपी में, तीनों जगह को मिला के अगर गरीब जोड़े जाएं तो अफ्रीका से भी बाहर निकल जाएंगे। इतने गरीब बैठे हैं इंडिया में। अफ्रीका द्वीप जैसे गरीब देश से भी गरीब इंडिया होता जा रहा है, और अपन इसी को आज भी सोने की चिड़िया बोल रहे हैं। तो ये है अपना इंडिया, लेकिन फिर भी अपना भारत महान है। तो एंशियंट पीरियड से ही एक यूनिक आइडेंटिटी थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, अपन को इसी को मेंटेन करना है और एक शांति बनाए रखनी है। इसके लिए वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, इंसान जी रहा है शांति बनाए रखे और अपने जो कल्चर है उसको आगे बढ़ा के अपने साथ आगे लेके जाए। इस चीज को अपन को मेंटेन करके रखना है। अब ये 8 पॉइंट तो याद हो गए होंगे। सबसे पहले एस्टेब्लिश करा इंडियन सोवर इंडियन रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट सोवर इंडियन रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कुछ पार्ट आते हैं फॉलोइंग टेरिटरीज में, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, गोवा पौंडीचेरी अदर स्टेट, और वो स्टेट जो कि अपने हिसाब से इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी, रेजिडेंसी पावर स्टेट को देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। अपने अथॉरिटी और जो भी पावर है वो वेस्ट होनी चाहिए पब्लिक के ऊपर, लेकिन इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जस्टिस में, सोशल इकोनॉमिक, वो पॉलिटिकल फ्रीडम में, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, वर्शिप, यूनियन और एक्ट में। इक्वालिटी प्रोवाइड करी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। स्पेशल सेफ गार्ड करे किसके लिए? माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली डिप्राइव्ड, एजुकेशनली
सोशली एंड एजुकेशनली डिप्राइव्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, प्रोटेक्ट और मेंटेन करा इंटीग्रिटी लैंड, सी और स्पेस पे। एंशियंट टाइम से ही अपने इंडिया का यूनिक आइडेंटिटी थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, अपन को इसको मेंटेन करके रखना है और एनकरेज करना है वर्ल्ड पीस को और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को। अब इसी सब को चलते हुए ये सब चीज़ें हुई तो कुछ कमिटीज़ बनाई गई इन सब के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट कभी भी कोई भी चीज़ बनती है तो उसके लिए अपन को कमेटी बनानी पड़ती है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसके लिए भी कमेटी बनाएगी। तो पहली कमेटी बनाई जो बनाई वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई। फिर इसी के बाद यूनियन पावर कमेटी बनाई और एक कमेटी बनाई इंडियन स्टेट के लिए, कमेटी ऑफ इंडियन स्टेट। इन तीन कमेटी के मेंबर चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। किन तीन कमेटी के मेंबर चुने गए? पब्लिक यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और कमेटी ऑफ इंडियन स्टेट। यूनियन का मतलब है सेंट्रल, मोदी सरकार। उनके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेंट्रल के लिए जो की कमेटी बनाई गई उनके अध्यक्ष चुने गए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतों के लिए कमेटी बनाई गई, प्रांतों के लिए कमेटी बनाई प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। स्टेट के लिए, प्रांत को आज के टाइम पे स्टेट बोलते हैं, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई। इसी में ही चार कमेटी और बनाई जिसमें कौन कौन सी थी? माइनॉरिटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, अपने ट्राइबल एरिया जो कि असम का एरिया है उसके लिए, और ट्राइबल एरिया जिसमें एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया है उनके लिए कमेटी बनाई गई। एक्सक्लूडेड का मतलब यह है कि जिनको पूरी तरीके से, जो कि ट्राइबल एरियाज हैं, जो भी जनजातियां हैं, वो इंडिया से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है लेकिन उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना ही एक चीज चला रहे हैं, उनका ही शासन है वहाँ पे, वो ही सब करते हैं, वहीं का ही कोई एक मेंबर है जो कि वहाँ पे राजा बना हुआ है। तो ये सब चीजें उन ट्राइब्स के लिए जो कि एक्सक्लूडेड है। पार्शली एक्सक्लूडेड वो है जिसमें इंडिया इंटरफेयर कर सकता है, अपना इंडिया वाले भी वहाँ पे जा सकते हैं, वो पार्शली एक्सक्लूडेड है। जिसमें क्या, कोई भी ट्राइब है पार्शियली एक्सक्लूडेड है, जिसमें यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ के रूल बनते हैं, वहाँ पे वो जो जितना भी वो है स्कीम वगैरह जो भी है यहाँ की गवर्नमेंट निकालती है उनके लिए, वो है पार्शियली एक्सक्लूडेड। इनके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन किन कमिटीज का मेंबर, जो किस किस कमेटी के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट ट्राइबल एरिया असम का जिसमें एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड कमेटी, जिसमें किसको अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये जो चार, इसी के लिए, चारों के लिए एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड वाले सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी बनाई तो माइनॉरिटी कमेटी जो बनाई, माइनॉरिटी, ये ही माइनॉरिटी सब कमेटी, इसके मेंबर चुने गए एच.सी. मुखर्जी को। फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बनाई उसके जो मेंबर चुने गए वो जे.बी. कृपलानी। ट्राइबल एरिया जो कि असम वाला एरिया है उसके जो मेंबर चुने गए, जो कि अध्यक्ष थे, उसका नाम था गोपीनाथ बारदलोई। एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड जो कि असम का एरिया नहीं है, असम के और भी जो है, असम के बाद के जो भी ट्राइबल एरियाज है उनके लिए कमेटी बनाई गई। उसके जो अध्यक्ष चुने गए ए.वी. ठक्कर। चार कमिटीज बनाई जिसके मेंबर माइनॉरिटी के एच.सी. मुखर्जी, फंडामेंटल राइट के जे.बी. कृपलानी, ट्राइबल एरिया असम वाले गोपीनाथ बारदलोई, एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड के ए.वी. ठक्कर। अब चार कमिटीज के मेंबर बना दिए, अब रूल भी बनाना है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसमें रूल क्या होगा, उसके लिए कौन चुना जाएगा, रूल कैसे बनेंगे, एक्ट कैसे बनेंगे, उन सब के लिए भी कमेटी बनी। उस कमेटी के मेंबर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक कमेटी और बनाई फ्लैग कमेटी, जो कि एड हॉक कमेटी थी। नेशनल फ्लैग चुना जाएगा, नेशनल फ्लैग कैसा होगा, क्या जैसे दिखेगा, तो उस सब के लिए जो कमेटी बनाएगी उसके भी मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये कमेटी, दोनों कमेटी होगी। अब कमेटी बनाई गई
जो कि कमिटी जो कि फंक्शन करेगी, जो कि काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके मेंबर चुने गए जीवी मावलंकर को। अब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब उस ड्राफ्ट को एग्जामाइन करने के लिए, उस ड्राफ्ट को चेक करने के लिए एक कमेटी और बनाई गई। उस कमेटी के जो मेंबर चुने गए, कई जगह कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस कमेटी के जो मेंबर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अपनी पूरी वीडियो होती है खत्म। मेन फीचर्स हो गए किसके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के। ये मेन फीचर सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की अपन वीडियो करते हैं यही खत्म। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे मॉडर्न, उसका कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेटर मुगल एम्परर वाले टॉपिक पढ़ेंगे अब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।